नवपाषाण युग का जो है ना प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के किस नदी के जो है नदी घाटी से प्राप्त किया गया था? नवपाषाण जो है नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का प्रथम प्रशस्तर उपकरण जो था, उपकरण जो है उत्तर प्रदेश के किस नदी घाटी से प्राप्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी होगा, टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया गया था, जो कि 1860 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। और किसके द्वारा ये खोजा गया था? तो लैन में सूरियर के द्वारा, लैन में सूरियर के द्वारा जो है ये खोज किया गया था। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के किस नदी घाटी? टोंस नदी घाटी से। और कहा उत्तर प्रदेश से, और कब? तो 1860 में। किसके द्वारा? तो लैन में सूरियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यजुर्वेद में जो है यानी कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है? तो यजुर्वेद हो जाएगा, जिसके तहत जो है कितनी शाखाओं में विभक्त है? 5 शाखाओं में विभक्त है। और 5 शाखा में जैसे कि जान लीजिएगा, एक होता है काठक, दूसरा कपिस्थल, और तीसरा मैत्रेयी, और चौथा तैत्तिरीय, और 5वां वाजसेयी। ये पांचों जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है। किसको? तो यजुर्वेद को। अगला, शुंग काल के इतिहास के स्रोत जो है, यानी शुंग काल के इतिहास के बारे में जो है कहाँ से जानकारी मिलती है? तो हमें शुंग काल के इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है वो पुष्यमित्र, ये पतंजलि के द्वारा जो है महाभाष्य, एक पुस्तक है महाभाष्य। बहुत बार पूछा गया है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हो जाएगा। और इसके साथ साथ मालविका अग्निमित्र जो है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है मालविका अग्निमित्र। और एक है मृच्छकटिकम, जो किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा। इसमें से जो एक मालविका अग्निमित्र पुस्तक जो है, इस पुस्तक में जो है पुष्यमित्र, ये क्या कहते हैं, शुंग काल के बारे में जो है जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा जो है एक मालविका एक लड़की का नाम और अग्निमित्र एक लड़का का नाम, दोनों के बीच का जो है प्रेम प्रसंग के बारे में जो है जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में? मालविका अग्निमित्र में। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, यानी 3 पुस्तक से जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पहला पुस्तक क्या बताए? तो महाभाष्य, जिसके लेखक पतंजलि। दूसरा पुस्तक की बात करें मालविका अग्निमित्र, जिसके लेखक कालिदास। और तीसरा पुस्तक बताए मृच्छकटिकम, जिसके लेखक शूद्रक हो जाएगा। ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सिंध जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि हड़प्पाई स्थल है। और सिंध पाकिस्तान के हड़प्पाई स्थल कौन कौन से? जहाँ हड़प्पा के जो ऐसे कौन कौन से स्थल है जो सिंध पाकिस्तान के प्रांत में पड़ता है? तो पहला ऑप्शन की बात करें, कोटदीजी। कोटदीजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है कोटदीजी। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में। दूसरा आमरी है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो, आमरी मोहनजोदड़ो ये भी वही पड़ता है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे से। यानी दरो जो वाला जो इतना भी है, दरो दीजी बोलते हैं हम, याद करने के लिए दरो दीजी। यानी दरो मतलब चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, और दीजी मतलब कोटदीजी। ये किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला की बात करते हैं, एक और है कि जुदीर जोधरो, ये नया, बिल्कुल नया सुनने को मिला है। जुदीर जोधरो जो है ये किस प्रांत में पड़ता है? तो सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। यानी जिसमें दरों लगल होगा वो कौन नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे होता है। लोथल किस नदी किनारे है? वैसे लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला की बात करें, जैन धर्मानुसार जो है यह जगत जो है कितने चीज से मिलके बना है? यानी जैन धर्म अनुसार जो है यह जगत जो है कुल कितने कितने से बना है मिलके? तो 6 द्रव्यों से मिलके बना है। 6 द्रव्यों में जैसे हम बोलते हैं, पहला जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, और चौथा अधर्म, और 5वां आकाश, और 6ठा जो है वो काल। यानी काल मतलब समय। यानी जैन धर्म अनुसार जो है ये जगत जो है कुल कितने द्रव्यों से मिलके बना है? तो टोटल 6 द्रव्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला की बात करते हैं, मौर्य काल में जो है जिन अभिलेखों में दुर्भिक्ष के अवसर पर दी जाने वाली राजकीय सहायता वर्णित है। यानी मौर्य काल में जो है ये किस अभिलेख में जो है दुर्भिक्ष के अवसर पर दी जाने वाली राजकीय सहायता वर्णित है? तो ये किस में वर्णित है? तो सोहगौरा अभिलेख है। सोहगौरा अभिलेख है, जिस अभिलेख में जो है मौर्य काल के बारे में जो है मिलता है कि दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। यानी मौर्य काल के किस अभिलेख से दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है? सोहगौरा अभिलेख। और इसके साथ साथ एक और अभिलेख है जिसका नाम है महास्थान अभिलेख। एक सोहगौरा, दूसरा महास्थान अभिलेख है जो मौर्य काल से संबंधित है और मौर्य काल के बारे में बताया गया है कि दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। अगला की बात करते हैं, खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है वो धंगदेव शासक थे। धंगदेव जो कि चंदेल वंश के ही शासक थे। और चंदेल वंश के संस्थापक की यदि हम बात करें कौन हो जाएगा? नन्नुक हो जाएगा। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव जो कि चंदेल शासक था, इसलिए चंदेल।
अगला बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया। हाँ, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा जो कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि दिल्ली अभी दूर है, यानी दिल्ली अभी दूर है, जब तक आप दिल्ली से लौटेंगे तब तक मेरे घर में 10 दरवाजा है, इधर से उधर किधर से निकल जाएंगे, इसलिए दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश के संस्थापक थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक कब किया था? 1320 में किए थे। देखिए, पहले अगर दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश? 5 वंश। पहला वंश की बात करते हैं गुलाम वंश, दूसरा वंश की बात करते हैं खिलजी वंश, तीसरा की बात करते हैं तुगलक वंश, चौथा की बात करते हैं सैयद वंश, और पांचवा की बात करें तो लोधी वंश। अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश आया गुलाम वंश, जिसकी स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दूसरा वंश खिलजी वंश, जिसकी स्थापना किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, खिलजी वंश। तीसरा वंश की बात करते हैं, तीसरे वंश की स्थापना किसके द्वारा? जो तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। चौथा वंश है सैयद वंश। सैयद वंश पहले, सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सैयद वंश का खिज्र खां, और सैयद के बाद पांचवा वंश है लोधी वंश, जिसके संस्थापक बहुलोल लोधी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कब कब किया गया था। तो 1206 में गुलाम वंश का स्थापना, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला। फिर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक, 1320 तक खिलजी वंश चला। इसके बाद आता है खिलजी के बाद आता है कौन सा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का स्थापना 1320 से 1414 तक तुगलक वंश चलता है। और तुगलक के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चलता है। और सैयद के बाद लोधी वंश आता है, जो 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। ठीक है, तो इसलिए और सभी के संस्थापक भी बोल दिए। आगे की बात करें हम। अगला, विजयनगर साम्राज्य में जो है अस्थानिक, विजयनगर साम्राज्य में अस्थानिक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य में जो है अस्थानिक कौन थे? तो अस्थानिक के बारे में यदि हम बात करें तो अस्थानिक कौन हो जाएंगे? तो जो कि मंदिरों का प्रबंध करने वाले अधिकारी होते थे, उसे अस्थानिक कहा जाता था। मंदिरों के प्रबंध करने वाले जो अधिकारी होते थे, उसे अस्थानिक कहा जाता था, उसे अस्थानिक कहा जाता। वहां पे बैठेंगे उसको नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात यदि हम करें, जिस सिख गुरु ने जो है सैनिक संप्रदाय बना दिया था, उस गुरु का नाम क्या था? क्योंकि सैनिकों का संप्रदाय, सैनिक संप्रदाय की बात यदि हम करें तो गुरु हरगोविंद हो जाएगा। गुरु हरगोविंद। अब जब गुरु हरगोविंद की यदि हम बात कर ले तो ये सिख वंश, सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, हाँ, गुरु हरगोविंद। ठीक है, सब क्लियर है, सुनिए। ठीक है, ये हरगोविंद, गुरु हरगोविंद के द्वारा जो है सैनिक प्रथा की शुरुआत किया गया था। इससे पहले बात करते हैं सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। 10 गुरु की बात करते हैं। प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक। गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक भी कहे जाते हैं। गुरु नानक के बाद कौन आए? गुरु अंगद आए। गुरु अंगद के बाद तीसरा गुरु, फिर तीसरा आधार, पांचवा हो जाएगा। पहले रामदास की बात करते हैं। और चौथा गुरु कौन हुए? अमरदास। ठीक है, उसके बाद चौथा गुरु कौन हुए? पांचवा गुरु कौन हो गए? अर्जुन देव हो गए। छठा कौन हो गए? हरगोविंद। देखिए ऐसे करिए, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10 गुरु की बात करते हैं। तो ठीक है, गुरु अर्जुन देव के बाद कौन आए थे? तो अर्जुन देव के यानी 5वें के बाद छठा कौन आए? हरगोविंद आए। और अभी आपको हम बोले थे कि ये सैनिकों की जो है प्रथा संप्रदाय को जो है किसने बना दिया था? तो हरगोविंद बनाया था। याद रखने का लॉजिक यदि हम बात करें, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या किसके द्वारा करवा गया था? किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। और उस हत्या के बाद जो है सिख धर्म में काफी अफरा तफरी मच गया था, जो कि कोई गुरु बनने के लिए तैयार नहीं। बट हरगोविंद जब गुरु बने तो उनका कहना हुआ सीधा सीधा कि हम ऐसा करते हैं कि जो इतना सैनिक कर लेंगे, इतना कर लेंगे ताकि जो कोई हम पे हमला करना भी चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुगल सबसे ज्यादा परेशान करता था। ठीक है, इसलिए 5वें गुरु अर्जुन देव को हत्या भी कर दिया गया। और छठा गुरु कौन आ गए? हरगोविंद आ गए। और हरगोविंद के द्वारा जो है एक अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। अकाल तख्त का मतलब क्या हुआ? जो अकाल स्थिति में हम उस तख्त पे यदि बैठे रहे तो कोई हम तक पहुंच नहीं पाए। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा। कैसे? इसको लॉजिक से याद रखना है कि 5वां गुरु को मार दिया तो छठा गुरु आएगा तो अलर्ट रहेगा ही। और दरबार में जो है नगारा बजाने का जो प्रथा शुरू कर दिया। अगर यदि कुछ ऐसा हो तो नगारा बजाए ताकि सब लोग जान जाए, ठीक, जागरूक हो जाए। ये अकाल तख्त का जो निर्माण किसके द्वारा? हरगोविंद के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, और सिखों के एक 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिसकी हत्या किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। देखिए ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बट एग्जाम में यदि नहीं आता है तो गया।
हाँ। पांचवें गुरु की हत्या किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के हाँ, द्वारा, ठीक है। इसका औरंगजेब के द्वारा। और हाँ, इसका औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। गुरु के द्वारा। ठीक है, अगला आप बात करते हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस बाद में, यानी किस जो है किस कारण से फांसी की सजा मिली थी? तो वो लाहौर षड्यंत्र केस था। लाहौर षड्यंत्र केस था जिसके कारण जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला की बात करते हैं 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी किया था। ठीक है, अगला की यदि हम बात करें 1916 में जो है लखनऊ कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? AC मजमूदार, अंबिकाचरण मजमूदार के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचने या पहुंचा सकती है, ये किनका कथन है? बिल्कुल सही, महात्मा गांधी का कथन है कि गलत साधन जो है वो हमें कभी भी उचित स्थान तक नहीं पहुंचने देगा। यदि अगर रास्ता सही रहेगा तभी आप सही जगह पे पहुंच सकते हैं, कहने का मतलब यही हुआ। तो गलत साधन जो है कभी भी हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता, यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला की बात करते हैं, किसने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत कर रहे हैं? यानी किसने जो है महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? यानी मुंह बंद रखने के लिए कहा गया था महात्मा गांधी को, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि पहला साल यदि रहेगा तो मुंह बंद करके रखना है। जो किसके द्वारा कहा गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था, GK गोखले के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला की बात करते हैं, जिया तरंग आंदोलन का जो है शुभारंभ कहाँ से हुआ था? जिया तरंग आंदोलन का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये मणिपुर से हुआ था जिया तरंग आंदोलन का शुभारंभ। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन का शुभारंभ जो है थोड़ा सीधा हो जाए। हाँ, अगला की बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से ये किस कारण से हुआ था? हाँ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला की बात करते हैं, और इसके साथ साथ जो है गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से जो हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की साझेदारी में सहज करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कि कांग्रेस जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिया था? तो महात्मा गांधी भाग लिया था। और उसी समय महात्मा गांधी जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यदि भाग ले रहे थे, उसी समय में सीढ़ी से चढ़ रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी को कहा गया था अर्थनग्न फकीर, जो कि किसके द्वारा कहा गया था? तो विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरे के द्वारा कहा गया था कि देखो नंगा फकीर जा रहा है, यानी आधा धोती पहने हुए आधा धोती ओढ़े हुए, इसलिए अर्धनग्न फकीर किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। किसके द्वारा कहा गया? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरे। और ये जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है ये जो समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था कि आप जो है भाग लीजिए, आप लोग भाग क्यों नहीं लीजिएगा? ठीक है, इसलिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिए? महात्मा गांधी। अगला की बात करते हुए भारतीय नेता जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सा नेता थे जो भाग लिए थे? BR अम्बेडकर जी जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक की यदि बात करते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का पहले स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। अगला की बात करते हैं 1939 में जो है भारत प्रजामंडल, यानी बोले तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 1939 में जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। ठीक है, 1939 में। अगला की बात करते हैं, बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद नाथुला दर्रा की बात करते हैं, नाथुला सिक्किम में है। माना दर्रा बताइएगा। माना नीति, हाँ ये सब उत्तराखंड, माना नीति लिपुलेख, ये तीनों दर्रा जो है उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। याद करने की बात करें तो मनाली याद रखिएगा, मनाली, मौ से माना, ना से नीति, नीति मनाली। ठीक है, आली से लिपुलेख, मनाली ये कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हम बताए थे नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला और जेलेपला ये दोनों पड़ता है सिक्किम में पड़ता है, और जो जिला दर्रा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा याद रखना है। बरोसी याद रखिएगा, ब से 12 लच्छा सुन लीजिए, रो से रोहतांग दर्रा, सी से सिपकिला दर्रा। बरोसी में क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ब से 12 लच्छा, रो से रोहतांग दर्रा, सी से सिपकिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में जाएगा। अगला की यदि हम बात करें
सर्किरिक जो है किस किस विवाद, ये किस किस के बीच है? सर्किरिक विवाद किस किस देश के बीच है? सर्किरिक भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्किरिक किस देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, अगला की बात करते हैं। कोरो क्रिक जो है ये कहाँ स्थित है? कोरो क्रिक कहाँ स्थित है? कोरो क्रिक, ये कोरो क्रिक जो है ये कच्छ के रण में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। कोरो क्रिक कहाँ है? कच्छ के रण में है। ठीक है, और सर्किरिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। दूसरा आ जाता है भील। अगला की बात करते हैं, भारत की सबसे प्रायद्वीपीय, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगी। हाँ, प्रायद्वीपीय की भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी, जिसे वृद्ध गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी लंबी, और इसे दक्षिण, हम अभी बताएं, वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी, और इसके साथ साथ दक्षिण गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। और जब दक्षिण की गंगा आता है तो कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। एक सिर्फ याद रखना, दक्षिण भारत की लग जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा ऐसा। अगला की बात करते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं, किलायू ज्वालामुखी हो जाएगा। किलायू जो कि कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका के हवाई द्वीप पे पड़ता है किलायू ज्वालामुखी। ठीक है, अगला की बात करते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ये किस कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी भी है एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगला बात, ग्रेट आर्टिजन बेसिन अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो स्थित है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अगला बात करते हैं, तकला माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। तकला माकन कहाँ है? चीन में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला की यदि हम बात करते हैं, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित होने वाला प्रत्याशी अपना निक्षिप्त राशि, यानी निक्षिप्त राशि जिसे जमानत राशि भी कहा जाता है, जो खो देता है, उसका अर्थ क्या होता है? मतलब कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव में खड़ा होता है, यदि जमानत राशि खो देता है यानी जमानत जब्त हो जाता है, इस बात का मतलब क्या होता है? वो कितना से वोट कम प्राप्त करेगा तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाती है। बताइए, जमानत जब्त होना सुने होंगे। ठीक है, ये कितना से? तो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या जो है बहुत अधिक होने की स्थिति में 1/6 मत यदि नहीं प्राप्त करेंगे, उस स्थिति में जो है जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यानी जितनी भी निर्वाचन सदस्य संख्या है उसका 1/6 कम से कम प्राप्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो जमानत जब्त हो जाता है। अगला की यदि हम बात करते हैं, किस राज्य में जो है 1967-71 के मध्य जो है अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? 9 बार है बिहार में। हाँ, 9 बार है। बिहार राज्य का जो है गठबंधन का सरकार बनाने का रिकॉर्ड है। ठीक है, 9 बार है, जो कि 1967 से 71 के मध्य। अगला बताए, भारत में जो है प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से जो है 5 दिन का होता है? भारत में जो है प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से जो है 5 दिन का होता है? तो ये प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो होता है अपने प्रथम अधिवेशन की प्रथम तिथि से जो है, यानी प्रथम अधिवेशन के प्रथम तिथि से जो है 5 दिन तक होता है। अगला बात करते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज का शिल्पीकरण जो है, यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बताइएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ये 1957 में हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है कुल कितने स्तरीय पंचायत का गठन के बारे में बताया गया था? 3 स्तरीय के बारे में बताया गया था, यानी जिसके नाम में जितना लेटर उतना स्तर। प्रथम यानी बलवंत 1, राय 2, मेहता 3 नाम में 3 लेटर, यानी 3 स्तरीय हो जाएगा। अगला की बात करते हैं, एक पंचायती राज से संबंधित आता है अशोक मेहता समिति, जिसका संबंध 2 स्तरीय है, जो कि कब आया है? तो 1977 में आया है। 2 को साथ एक साथ आ जाएगा, मतलब 2 स्तरीय हो गया। अशोक मेहता 2 नाम में है। अशोक मेहता समिति का कब गठन हुआ? 1977 में। हाँ, ठीक है, 1977 में। इसके साथ साथ आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो 1969 में आता है। ठीक है, जो कि इसका भी संबंध इसी से है। इसके साथ साथ आता है एक जीवी के राव समिति आता है, जो कि जिसका संबंध जीवी के राव समिति का गठन कब होता है? 1985 में होता है। जीवी के राव समिति का संबंध होता है 1985 में, जो कि क्या स्तरीय? तो 4 स्तरीय होता है। हाँ, एक आता है MM पुंछी आयोग,
जो एमएम पूंछी आयोग का गठन 2007 में होता है और एमएम पूंछी आयोग का संबंध भी पंचायती राज से ही है और एमएम पूंछी के द्वारा जो है इसका रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया था तो 2010 में। ध्यान से सुनिएगा, एमएम 4-5 बताया भी है। पहला बताया अशोक मेहता बलवंत राय मेहता समिति जो कि 57 में, अशोक मेहता समिति 77 में, इसके बाद जीवी के राव समिति 85 में, इसके बाद बताया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में और इसके साथ साथ एमएम पूंछी आयोग बताया जो कि 2007 में आया था और रिपोर्ट का प्रस्तुत किया था 2010 में प्रस्तुत किया था। 3 साल बाद। और इसके साथ साथ ही एक ये भी इस चीज को रिपीट कर देते हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया था 2008 में। गंगा को राष्ट्रीय अभी थे क्या बोल रहे थे, हाँ बलवंत राय वो समिति के बारे में बता रहे थे, ठीक है कि 2007 तक तो वो क्लियर हो गया था। इसके साथ साथ एक याद रखिएगा, चलिए बाद में बता देंगे। भारत में पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ जो है कब हुआ था? पंचायत राज 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था जो कि राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला की यदि हम बात करते हैं, किस प्रलेख को जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? अगर कोई भी व्यक्ति को जो है अगर कोई अरेस्ट कर लेता है तो यानी स्वतः जो है उसका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है ये रीट होता है। और रीट कुल कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। ध्यान रखिएगा, रीट कुल कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा यानी हाई कोर्ट। और इसकी बात यदि करें तो सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करेगा और हाई कोर्ट जारी करेगा वो 226 के तहत जारी करेगा। अगला यदि बात करते हैं हम, और किस प्रलेख को जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक कहा जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके तहत जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक होता है। अगला की यदि हम बात करें, संविधान के केवल संविधान संशोधन द्वारा जो है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में जो है कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है इसको। अगला क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के को करता है। ठीक है, अगला की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को जो है संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा के जो है अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग करता है। जो विदेश यात्रा आप कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ। अगला की यदि बात करते हैं, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की थी? यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 आया था। उसके तहत जो है भारत सरकार के द्वारा जो है किस राज्य में जो है सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज किया था? तो वो जगह महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र सर्वाधिक है। अगला की बात करते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला, हाँ, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन बिहार जो है वो किस राज्य में है? बिहार में। अभयारण्य जो है बिहार में है। हम उसमें बता रहे थे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में जो है कब दर्जा दिया गया था? 2008 में दिया गया था। उसके बाद गंगा में ही डॉल्फिन पाया जाता है, जो डॉल्फिन को कब दिया गया था? हाँ, डॉल्फिन को 2009 में, 8, 9 और 10 में जो है राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को दर्जा दिया गया है। यानी 8, 9, 10 ध्यान रखना है, गंगा को राष्ट्रीय नदी, 9 में डॉल्फिन और 10 में हाथी को विरासत पशु के रूप में। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन पे यदि बात करें, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य ब्रांच जो है यानी मुख्य शाखा जो है कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी बोला जाता है, जिसका स्थापना 2010 में। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है एनजीटी, जिसका मुख्य जो है हेडक्वार्टर की बात करते हैं भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला यदि बात करें हम, निजी क्षेत्र में जो है देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, जिसे शॉर्ट में ईपीजेड बोला जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्र में जो है देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है स्थापित किया गया है। कहाँ में? तो सूरत में किया गया है। ठीक है, सूरत में किया गया है। अगला यदि हम बात करें, रुपे कार्ड जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रुपे कार्ड जो है ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, हाँ, रुपे कार्ड को जो विकसित किया गया था। हाँ ठीक है, NPCI हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रुपे कार्ड को विकसित किया गया था। ठीक है, रुपे कार्ड ATM कार्ड में देखते हैं रुपे कार्ड जो रहता है वही। इसके बाद बात करते हैं,
जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई जो है एक योजना था जिसका नाम है व्यय बंधन योजना। व्यय बंधन योजना का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यय बंधन योजना का संबंध जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो पेंशन से संबंधित है। पेंशन से संबंधित व्यय बंधन योजना। अगला की बात करते हैं हम, बबल बेबी रोग जो होता है, ब्लू बेबी रोग जिसको बोलते हैं, ब्लू बेबी रोग जो है ये किस चीज की कमी के कारण, किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी, हाँ, जल में किसकी मात्रा अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और इसके लिए जो है और एक है बबल बेबी रोग जो है, इसके लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो है बबल बेबी रोग में क्या होता है कि रोग प्रसव शिशु का उपचार जो किया जाता है ना, वो जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से किया जाता है, यानी प्लास्टिक के फव्वारे से जो किया जाता है, इसीलिए उस रोग का नाम ही पड़ गया है बबल बेबी रोग, और वो बच्चे का रोग है। ठीक है। और एक ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होती है। अगला की बात करते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति में जो है रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन होता है तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना रहता है? 10.5 होता है। और ये क्वेश्चन एसआई प्री में पूछा गया था पिछले बार। एसआई प्री का क्वेश्चन था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। अगला की यदि बात करते हैं, पुच्छल तारे के पूछ जो है सदैव किस दिशा में होती है? तो पुच्छल तारा का पूछ जो होता है सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। किधर होती है? सूर्य से दूर की ओर। सूर्य के दूर की ओर मतलब क्या? पीछे होगा तभी ना दूर होगा, तो सूर्य से पीछे की ओर होता है पुच्छल तारा का दिशा। अगला की बात यदि हम करते हैं, परम शून्य ताप का क्या अर्थ होता है? परम शून्य ताप का क्या अर्थ होता है? तो इसका -273 डिग्री सेल्सियस लेके चलिए, बट इसका मतलब ये होता है वह न्यूनतम, ये सैद्धांतिक रूप से जो है सबसे न्यूनतम ताप जो होता है वही जो है परम शून्य ताप कहलाता है। अगला की बात करते हैं, सागर की गहराई नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सागर की गहराई मापने के लिए जो है फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ अगला बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आधिकारिक रूप से जो है आपदा प्रबंधन बेस पर अपने दस्तावेज में एक अध्याय को समाहित किया गया था? यानी आपदा प्रबंधन के लिए जो है एक दस्तावेज को समाहित किया गया था। ये क्या पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपदा प्रबंधन को ऐड किया गया था। अगला हम बात करते हैं, रिंग्स ऑफ फायर जो है, रिंग्स ऑफ फायर ये किस क्षेत्र में है? प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो है भूकंप से संबंधित है और ज्वालामुखी प्रभावित परिक्षेत्र को जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगला की यदि बात करते हैं, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1979 में किया गया था प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन। अगला की यदि हम बात करते हैं, एक है सबनकामा ज्वालामुखी है। सबनकामा ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? सबनकामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये पेरू में स्थित है। पेरू की राजधानी बताइएगा। पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है। अगला बताइएगा, एशेज कप का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? एशेज कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला बताइएगा, टम्बल टर्न्स जो है ये किससे संबंधित है? तैराकी। हाँ, बटरफ्लाई हुआ, ये टम्बल टर्न्स हुआ, ये सब जो है तैराकी से संबंधित है, तैराकी यानी तैरने वाला। अगला की यदि हम बात करते हैं, 3 सेकेंड्स शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो 3 सेकेंड्स जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। बताइए खो खो खेल में जो है क्रॉस लेंस की संख्या कितना होता है? 8। तो खो खो में जो है 8 क्रॉस लेंस होता है। ठीक है, क्रॉस लेंस होता है। अगला की हम बात करते हैं, अर्जुन जो पुरस्कार दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो दिया जाता है, जो अर्जुन पुरस्कार जो है इसके कब से दिया जाता है? 1961 से दिया जाता है। ठीक है। बताइए पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1930 में जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। अगला बताया है, ओलंपिक खेलों में जो है प्रतीक में जो है छल्लों की संख्या कितना होता है? ओलंपिक खेलों में 5 होता है। सभी जो है 5 महाद्वीप के बारे में दर्शाता है। ठीक है। अगला बात करते हैं, एस विजय लक्ष्मी जो है किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है? एस विजय लक्ष्मी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? ये शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक बताइएगा, किस भारतीय ने जो सर्वप्रथम पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? कौन सा व्यक्ति था जो ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत रूप में से जो है पहला स्वर्ण पदक जीता है? अभिनव बिंद्रा। शतरंज से नहीं है, अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से? शूटिंग से संबंधित है। और पहले ये व्यक्ति है जो स्वर्ण पदक विजेता है, जो कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किस खेल से? शूटिंग से। अगला की यदि हम बात करें,
क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? क्षमावाणी जैन धर्म का त्योहार है। क्षमावाणी किस धर्म का? जैन धर्म का त्योहार है। अगला की बात करते हैं, नवरोज किस धर्म के अनुयायियों का? नवरोज जो है ये पारसियों का है। नवरोज किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा शुरू किया गया था नवरोज पर्व, ठीक है। हाँ, इस बार बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है और जितना भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला की यदि हम बात करें, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में। मतलब मेडोना जो है किसकी कृति है? हाँ, मेडोना किसकी कृति है? तो मेडोना जो है ये राफेल की कृति है, राफेल की कृति है, ठीक है। जो कि राफेल जो है इटली के थे ये, ठीक है। अगला हम बात करें, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बताइए कितना होता है? एक पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है, एक दूसरा होता है पृथ्वी का विषुवतरीय व्यास। पूछा जाता है पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतरीय व्यास में अंतर कितना होता है? 42 किलोमीटर का अंतर होता है। हाँ, और अगर हम ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 और विषुवतरीय व्यास जो है 12,756, यानी 1000 को हटा के भी हम चलेंगे तो कोई दिक्कत है। 12,714 और इधर की हम बात करते हैं 12,756, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। और ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि देखिए हम ध्रुवीय बोलते हैं या कन्फ्यूजन होता है दोनों में कि ध्रुवीय कौन होगा, विषुवतीय कौन होगा। तो ध्रुवीय बोलते हैं तो कम होता है, ध्रुवीय यानी 3 वर्ड में खत्म हो जाता है। विषुवतरीय बोलते हैं तो ये ज्यादा होता है और इसीलिए विषुवतरीय जो होगा वो बड़ा होगा, ध्रुवीय जो व्यास होगा वो कम होगा। तो ठीक है, तो ध्रुवीय कितना हो? 12,714 और विषुवतरीय कितना? 12,756। अगला की बात करते हैं, बौद्धों का जो है ताबो मठ ये किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताबो मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला बताइए, महिलाओं की ओलंपिक में जो है सर्वप्रथम भागीदार कब बनाया गया था? यानी ओलंपिक खेल का शुरुआत जो है 1896 में और दूसरा ओलंपिक 1900 में जो है महिलाओं को सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लेने के लिए। अगला की बात कर, चैत्य जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो चैत्य चेस नहीं बोले हैं, चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है स्थल है, ठीक है। अगला जो कि बौद्धों का जो है अनुयायियों का जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। अगला की बात करते हैं, बताइएगा योजना अवकाश के कारण जो है कौन सी योजना देर से प्रारंभ हुई थी? योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है देर से प्रारंभ हुआ था? चौथा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद जो है यानी 61 से 66 के बाद जो है 3 साल का योजना अवकाश रहा गया है, जो कि 66, 67, 68, 69 ये 3 साल अवकाश रहा गया है। जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है? तो 69 से लेकर 74 तक चला है, ठीक है। और किस पंचवर्षीय योजना का काल जो है 1 साल कब हो कर रहा है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है 74 से 78 तक रहा है। पूछा जाता है किस लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ये देखिए ये 6ठी लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। उल्टा है दोनों में, यानी कहने का मतलब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही था, उसे बढ़ा के 6 साल इंदिरा गांधी के काल में कर दिया गया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से जो है कंटिन्यू चलेगी इसी तरह से, ठीक है। और जो भी होगा जो ऑनलाइन यूट्यूब पर है उनके लिए विशेष करके अभी वेट करिएगा। 1 तारीख से जो है 1 जनवरी से जो है आप लोग को होमवर्क का शेड्यूल बता दिया जाएगा, कैसे क्या पढ़ना है और कैसे किस वे में तैयारी करना है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।